हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की PT365 2021 की बुकलेट है। ये आप इसमें देख सकते हो कि मई 2020 से जनवरी 2020 तक का ये करंट अफेयर कवर करता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाएं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ये देखिए आप टेलीग्राम चैनल में आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। बहुत लोग मेंबर्स इसमें जुड़ चुके हैं। आपको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। फाइल्स में आप देखो, हर दिन यहाँ पे द हिंदू, दैनिक जागरण, जो भी हिंदी इंग्लिश में न्यूज़पेपर है वो आ रहे हैं। और आपको कोई भी आपको चाहिए नोट्स, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें चैनल को। ओके, तो ये हमारा आज एनवायरनमेंट का न्यू वीडियो है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में इसका जो एनालिसिस है वो मैं करूँगी। ठीक है, तो वैश्विक परिदृश्य पे आज हम लोग देखेंगे ग्लोबल सिनेरियो। ओके, ये हमारा रहा जलवायु परिवर्तन पे वैश्विक परिदृश्य। ठीक है, फर्स्ट हमारा है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, इमिशन गैप। ओके, इमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि UNEP इसे हर वर्ष जारी करता है। ठीक है, और ये 2020 का इसका रिपोर्ट है। इससे पीछे 2019 में 10वां रिपोर्ट था, तो ये हमारा 11वां रिपोर्ट होगा। ओके, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बात है। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है GHG, उसके उत्सर्जन में वृद्धि जो हो रहा है। ठीक है, जो 2010 के बाद से औसतन 4% और वनाग्नि के कारण 2019 में 2.6% तक मतलब की वृद्धि हुई है। ठीक है, यह बढ़कर अब जो है 2019 में 59.1 GT/CO2 है, मतलब कि गीगाबाइट टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य रिकॉर्ड इसे किया गया है। ठीक है, अब क्या है कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन जो है वो सर्वाधिक GHG उत्सर्जन के लिए उत्तरदायित्व उनका है। ठीक है, कौन सा? जीवाश्म ईंधन से होने वाले CO2 के उत्सर्जन से। ठीक है, अगर आपको GHG उत्सर्जन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं आप बोल सकते हो, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिसको उत्तरदायित्व है वो है जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला CO2। जीवाश्म ईंधन से आप जैसे समझ ही सकते हो कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, CO2 देश मतलब G20 देश जो है हमारे, वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं उत्सर्जन करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो संयुक्त जो 4 शीर्ष उत्सर्जक देश है वो है हमारा चीन, USA, यूरोपियन यूनियन, EU। ठीक है, अब UK EU में नहीं है। ओके, प्लस यहाँ UK कर दिया है, और भारत। ठीक है, इन सब का मिला जुला योगदान जो है हमारा 55% का है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो G20 के 4 शीर्ष देश हैं उनका अकेले का 55% योगदान है इमिशन में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन में। ओके, अब क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो है वर्तमान में वो पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। ठीक है, हमारे जो अभी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो पेरिस समझौते का जो लक्ष्य है उससे कम है। फलस्वरूप इस सदी के अंत तक तापमान में कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी ही होगी। ठीक है, लगभग 2/3 वैश्विक उत्सर्जन जो है निजी घरेलू गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2/3, 2/3। और क्या है कि वैश्विक जनसंख्या के सर्वाधिक समृद्ध 1% लोग जो हैं वो 50% जो निर्धन है की संयुक्त हिस्सेदारी के दोगुना से अधिक है। समझ रहे हो ना आप?
जो मतलब कि निर्धन 50% है, उनसे भी ज़्यादा है, दोगुना, मात्र 1% का जो समृद्ध व्यक्ति है। ओके, और इसका एक आप इम्पैक्ट इसमें भी ला सकते हो कि कोविड से रिलेटेड ये टॉपिक को आप थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ो, ताकि हो सके तो इसको मेंस में कोई क्वेश्चन करके आपको फ्रेम करके दे सकता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना कि कोविड-19 संकट वैश्विक उत्सर्जन में केवल एक अल्पकालिक कमी प्रदान करता है। तो इससे आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोविड-19 होने के कारण वैश्विक उत्सर्जन में क्या प्रभाव पड़ा, इस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट करके, ठीक है। तो उसमें अल्पकालिक कमी प्रदान करता है, ठीक है। 2030 तक उत्सर्जन कटौती में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान नहीं करेगा। मतलब कि जो 2030 का जो हमारा टारगेट है, ठीक है, कि हम 1.5% तक मतलब डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं, तो उसके टारगेट को ये पूरा ये भी नहीं कर सकेगा। कोविड-19 के कारण आपको पता ही होगा कि बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हुई, गाड़ियाँ चलना कम हुआ है, सब कुछ बंद रहा, तो उससे भी इसमें एमिशन में कमी नहीं आया है उतना जितना कि हमारा मतलब कि ओके फ्रेंड्स, तो ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कुछ संबंधित तथ्य हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिपल इमरजेंसी, तो मेकिंग पीस विद नेचर, ओके, नामक एक शीर्षक से यूएनईपी ने प्रकाशित किया एक नया रिपोर्ट ट्रिपल इमरजेंसी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, क्षति और प्रदूषण पर चर्चा की गई है इसमें, ठीक है। यह रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, क्षति और प्रदूषण कैसे स्वजनित ग्रहियों संकट जो परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित है को बढ़ावा देने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के समक्ष अभूतपूर्व जोखिम उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, और यही सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स, ओके। आप लोग ये टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, इसका करंट अफेयर भी और इसका स्टैटिक भी। आपको जैव विविधता से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, और जलवायु परिवर्तन से भी आपको 3-4 प्रश्न आते ही हैं, और प्रदूषण से भी 1-2 प्रश्न का वेटेज रहता ही है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, इन तीनों टॉपिक्स को आप स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि शीतलन ऊर्जा और नीति संश्लेषण रिपोर्ट, ठीक है, कूलिंग इमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से इंटरनेशनल, ठीक है, एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इन दोनों के साथ यूएनईपी और आईईए दोनों ने मिलकर इसे जारी किया है। शीतलन की बढ़ती मांग के कारण फ्लोरोकार्बन्स और कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन को बढ़ावा मिला है, ठीक है। फिर क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन जो वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी करने में सहायता कर सकता है, ठीक है। किगाली संशोधन का लक्ष्य हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और उपभोग में चरणबद्ध रूप से कमी करना है, ठीक है। किगाली समझौता क्या है कि उसमें हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स जो था उसके उत्पादन और उपभोग दोनों को कम करना है। गंतव्य है कि HFCs का उपयोग प्रशीतन के रूप में भी किया जाता है। अब ग्लोबल इमिशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ चार्ट है, तो इसे आप देख लेना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अब यूएनईपी के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है, ठीक है, जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा निर्धारित करता है, ठीक है, तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत संधारणीय विकास के पर्यावरणीय आयामों के सुसंगत कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है।
मुख्यालय कहाँ है इसका? नैरोबी है, यूएनईपी का। यह अपने 95% जो वित्तीयन है उसके लिए शैक्षिक अंशदान पर निर्भर है। यूएनईए जो है पर्यावरण सभा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी निकाय है। यूएनईपी की शासी निकाय है। यूएनईए जो है पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने वाले विश्व का सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है, ठीक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल हैं। अब कुछ प्रकाशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये प्रकाशन हो गया, महत्वपूर्ण प्रकाशन, ठीक है। और ये हो गया यूएनईपी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार हो गया। और यूएनईपी जो है उससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों का सचिव के तौर पे ये मेज़बानी करता है, इन सब मतलब कि पर्यावरणीय समझौतों का, ठीक है। प्रकाशन क्या क्या है इसका पहले देख लेते हैं। आवर प्लैनेट, ठीक है, आवर प्लैनेट पहला है इसका प्रकाशन, यूएनईपी का मैं बता रही हूँ, ठीक। और उसके बाद तुंजा है, एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये 4 आप याद रखना, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखो कि ये चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ठीक है, चैम्पियंस ऑफ अर्थ ये अवार्ड है और हमारे पीएम ऑनरेबल जो पीएम है उनको मिल चुका है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है ये। और शील्ड अवार्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। तो शील्ड अवार्ड क्या है कि यह दुनिया भर के उन अभिनव और छोटे स्तर वाले व स्थानिक रूप से स्वचालित उद्यमों का समर्थन करता है। मतलब छोटे स्तर पे जो उद्यम है उनको ये समर्थित करता है, ठीक है, जो अपने व्यवसाय मॉडल को, जो इनका व्यवसाय मॉडल है उसको सामाजिक और पर्यावरण लाभों को एकत्रित करते हैं, ठीक है, कि एकीकृत। सासाकावा पुरस्कार ये क्या है? यह उन व्यक्तियों और ये भी सिड भी अवार्ड है और सासाकावा पुरस्कार है और चैंपियंस अर्थ अवार्ड है, ठीक है, दोनों यूएनईपी देता है। तीनों व्यक्ति और संगठनों की पहचान करता है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस कौन कौन सा निकाय का ये मतलब सचिव होता है, ठीक है। सीबीडी के बारे में आपने सुना ही होगा, जैविक विविधता पर अभिसमय, ठीक है। साइट्स के बारे में आपने सुना ही है, तो साइट्स के बारे में भी है। मिनीमाता समय जो है कन्वेंशन, ठीक है, अभिसमय को कन्वेंशन उसका इंग्लिश होता है, तो मिनीमाता कन्वेंशन हो गया। बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम जो है ये हमारा हैजर्डस जो वेस्ट होता है उसके लिए है, ठीक है। और ओजोन संरक्षण पर मॉन्ट्रियल और वियना कन्वेंशन, ठीक है। वन्य जीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए CMS, ओके। और द कारपेथियन कन्वेंशन क्या है? यह कन्वेंशन जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु उप क्षेत्रीय संधि है। द बमाको कन्वेंशन क्या है? अफ्रीकी देशों की यह संधि अफ्रीका में खतरनाक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाती है। द तेहरान कन्वेंशन क्या है? इसका उद्देश्य कैस्पियन सागर के समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हम देख लेते हैं। तो ये क्या है? यूएनईपी का ही ये एक मतलब यूएनईपी के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये 5th रिपोर्ट है, ठीक है। ये 5th रिपोर्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा 72 देश है, 72 देश कम से कम जो है राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन योजना साधन को अपना चुका है, ठीक है। और अधिकांश जो विकासशील देश हैं वो अभी इस योजना को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखना। विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन वार्षिक लागत जो है वर्ष 2050 तक कम से कम हमारा जो जाएगा 4 गुना, जैसे कि
$500 बिलियन होने का अनुमान किया गया है। अब ये कुछ ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म्स हैं। मैं एक 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझा देती हूँ। पहला है हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? ये जैसे कि ZEF अंडर UNFCCC द्वारा मतलब इसे डेवलप किया गया था। इसका कानकून जो कन्वेंशन हुआ था UNFCCC के द्वारा 2010 में। ओके, तो उस टाइम इसे मतलब कि शुरू किया गया, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, जिन्होंने पहले मतलब कि उतना पॉल्यूशन नहीं किया है, GHG उतना नहीं इमिशन किया है, ठीक है, तो उन लोगों को ये प्रति ईयर जो है $100 बिलियन देगा, ठीक है। तो जो डेवलप कंट्री है वो देंगे डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है, ताकि वो डेवलपिंग कंट्री डेवलप हो सके, ठीक है। तो ये जो है $100 बिलियन, ये क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीलिम्स में, तो आप एक बार देख लेना इसे भी, ठीक है। अब हमारा आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट, ठीक है, या फंड, जो भी आप कहो। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसे सर्व करता है एज अ ट्रस्टी। वर्ल्ड बैंक इसे सर्व करता है एज अ GEF के ट्रस्टी के तौर पर, ठीक है। ओके, तो GEF फंड्स जो है ये क्या है कि इंटरनेशनल जो भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन सबको ये फंड देता है, ठीक है। और GEF सर्व एज फाइनेंस, ठीक है, 5 कन्वेंशन, जैसे कि आपका हो गया CBD हो गया, UNFCCC हो गया, फिर आपका हो गया POPS, UNCCD, ठीक है। तो इन कन्वेंशन को ये फंड देता है, ग्रीन ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड या फिर फैसिलिटी। अब एडेप्टेशन फंड आप देख लो, एडेप्टेशन फंड क्या होता है? तो इसे 2001 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और क्या है कि पेरिस में क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम, ठीक है। और ये फाइनेंस जो है शेयर जो प्रोसीडिंग है इसका CMD प्रोजेक्ट के तहत है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड क्या है? UNFCCC के द्वारा 2001 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये क्या है कि डेवलपिंग कंट्री को फंड देने के लिए जो एडेप्टेशन या टेक्नोलॉजी से संबंधित है उसमें ये फंड देगा, ठीक है। GEF जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड जो है ऑपरेटिंग एंटिटी है इसका, ठीक है। उसके बाद आप देख लो लास्ट है हमारा इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव क्या है? तो ये क्या है कि फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री का, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। और ये नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, ठीक है, इसका जो है पर्पस है फॉर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका जो ऑपरेटिंग है वो भी इसका है UNFCCC ऑपरेट करता है। एंड द कन्वेंशन CBD जो है फाइनेंसिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डेवलपिंग इमर्ज टू ट्रांजेक्शन कंट्रीज। ओके, तो ये हो गया हमारा, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब क्या है कि आगे देख लेते हैं। तो अनुकूलन संबंधित जो लागत में हो रही वृद्धि है, ठीक है, अभी जो एडेप्टेशन में मतलब कि एडेप्टेशन की लागत में जो वृद्धि हो रही है वो अनुकूलन वित्त में वृद्धि के कारण हो रही है, ठीक है। हालांकि विकसित देशों में अनुकूलन की लागत अधिक है। क्यों लागत अधिक है? जैसे कि देखिए विकासशील देशों के लिए अनेक जो उनका GDP है उसके सापेक्ष अनुकूलन की वित्तीय बोझ अधिक है, ठीक है। अब क्या है कि कोविड महामारी जो है उसने अनुकूलन के प्रयासों को प्रभावित किया है, तथापि इसके प्रभावों की मात्रा को अभी भी निर्धारित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में निहित प्रमुख सुझाव, कुछ सुझाव दिए गए हैं। अनुकूलन की लागत और अनुकूलन हेतु
उपलब्ध राशि के मध्य अंतर को कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट अनुकूलन वित्त दोनों के लिए महत्वपूर्ण अनुपातिक वर्धन और प्रोत्साहन अपरिहार्य है। ठीक है, और अब देख लेते हैं प्राकृतिक आधारित समाधान, जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, उसको प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट का ये सुझाव है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कुछ शब्दावलियाँ, जैसे कि एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब आप क्या समझते हो? तो एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो वास्तविक या अपेक्षित जलवायु और इसके प्रभावों के संयोजन की प्रक्रिया, ठीक है, उस हो गया। और मनुष्यों में अनुकूलन क्षति को कम करने या क्षति से बचने अथवा लाभकारी अवसरों का दोहन करने का प्रयास करता है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौतों के अंतर्गत हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रीय योजना, जलवायु सूचना प्रणाली, प्रारंभिक चेतावनी, सुरक्षा उपाय, हरित भविष्य में निवेश कर अनुकूल उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब एडेप्टेशन गैप देख लेते हैं। वास्तव में कार्यान्वित किए गए अनुकूलन संबंधित उपायों और सामाजिक स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के मध्य अंतर को अनुकूलन के अंतराल के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ये कह रहा है कि जो सामाजिक स्तर पर निर्धारित लक्ष्य हैं और जो अनुकूलन संबंधित उपाय हैं, उसके मध्य जो हमारा अंतर है उसी को अनुकूलन अंतराल कहेंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के वहनीय प्रभावों से संबंधित वरीयता द्वारा निर्धारित होते हैं तथा संसाधन की कमी और प्रतिस्पर्धा प्राथमिक को परिलक्षित करते हैं। अनुकूलन की लागत जो है वो देख लेता है। लेन देन की कमी सहित अनुकूलन योजना को तैयार करने, अनुकूलन उपायों को सुविधाजनक बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की लागत। अब प्रकृति जो बेस्ड है समाधान, उसे देख लेते हैं। जैसे प्रकृति या संशोधित पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा, संधारणीय प्रबंध और पुनर्स्थापना हेतु किए गए कार्य। ये कार्य सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से अनुकूल रूप से समाधान करते हैं, साथ ही मानव कल्याण और जैव विविधता के लिए लाभ प्रदान करते हैं। अब जलवायु वित्तीयन, क्लाइमेट फाइनेंशिंग। जलवायु वित्तीयन वस्तुतः स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण, सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से संदर्भित करता है। ठीक है, यह समन और अनुकूलन संबंधित कार्यवाही का समर्थन करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहायता मिलेगी। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में अधिक वित्तीय संशोधन वाले पक्षकारों में वित्तीय सहायता का आह्वान किया गया था, ताकि कम संपन्न और अधिक सुभेद देशों की सहायता की जा सके। अब क्लाइमेट चेंज का जो परफॉर्मिंग जो हमारा सूचकांक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो परफॉर्मिंग, ये निष्पादन मतलब कि प्रदर्शन। ठीक है, निष्पादन को आप प्रदर्शन भी कह सकते हो। तो सीसीपीआई है, उसका नवीनतम संस्करण भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। ओके, भारत ने इसमें कितना स्थान प्राप्त किया है? 10वां। 2019 में भारत ने 11वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, 2020 में 10वां स्थान है। तो क्या है कि जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। 2005 में सीसीपीआई को वार्षिक रूप से, ठीक है, वार्षिक रूप से ये अब प्रकाशित होगा। यह देशों के जलवायु संरक्षण निष्पादन पर वृद्धि रखने वाला स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। इसका काम क्या है कि ये प्रत्येक देश, जो भी प्रत्येक कंट्री है, ए कंट्री, बी कंट्री, जो भी कंट्री है, उसके द्वारा किए गए जलवायु क्लाइमेट का जो कंजर्वेशन है, ठीक है, जलवायु संरक्षण के प्रयासों और प्रगति की तुलना करता है। ठीक है, कि प्रयास कितना हो रहा है और कितना प्रयास की प्रगति हुई है, इन दोनों के बीच में तुलना करता है। ठीक है,
2017 में CCPI की कार्य प्रणाली जो है उसमें संशोधन किया गया ताकि 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ है उसके तहत ग्लोबल वार्मिंग की डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस या ओके, तो इसके तहत जो ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे सीमित रखने संबंधित लक्ष्य को पूर्ण रूप से समाविष्ट किया जा सके। ठीक है, 2021 में CCPI में जो है वो 57 देश थे और प्लस में एक EU। ठीक है, EU का जो है इसका मूल्यांकन किया गया। ठीक है, निष्पादन और का मूल्यांकन और तुलना किया गया। ठीक है, मैंने बताया ना अभी आपको कि जलवायु संरक्षण कितना किया, उसके जलवायु संरक्षण के प्रयास कितने किए हैं ये देश और कितना प्रगति हुआ है उसके बीच में तुलना। ठीक है, सामूहिक रूप से 90% से अधिक वैश्विक GHG के लिए उत्तरदायी है। ओके, ये देश। अब देख लेते हैं 4 श्रेणियां हैं यहाँ पे। निष्पादित आकलन है, GHG है 40%, उत्सर्जन नवीकरणीय ऊर्जा जो है 20% और ऊर्जा का उपयोग 20% और ऊर्जा नीति जो है 20%। सब में देख लीजिए भारत का रैंक मैं बता देती हूँ। इसमें भारत का 11वां रैंक है, इसमें भारत का 26वां रैंक है और इसमें भारत का 9वां रैंक है और इसमें भारत का 15वां रैंक है। ठीक है, रैंक। ओके, तो अब ये हो गया। CCPI का प्रमुख जो निष्कर्ष है वो समग्र रैंकिंग में पहले से 3 स्थान रिक्त रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली रहा है, चौथे स्थान में जगह दिया गया है। ठीक है, 4th में स्वीडन था और 5th में हमारा डेनमार्क था। ठीक है, तो आप देख ये रहा। G20 जो देश है उसमें केवल यूनाइटेड किंगडम और भारत और समग्र रूप से यूरोपीय संघ ही उच्च निष्पादन परफॉर्मिंग की श्रेणी में शामिल थे। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार जारी है। 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 200 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई। यह अभी तक की सबसे बड़ी वृद्धि है, वार्षिक वृद्धि। कई देशों ने NDCs जो है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट किया है। विश्व का सबसे बड़ा GHG उत्सर्जक जो है चाइना है। वर्ष 2060 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्यों के ओके, और जापान, दक्षिण कोरिया ने भी वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने के अपने लक्ष्य को घोषित किया है। भारत का स्थान जो है तो ऊर्जा उत्पाद GHG जलवायु श्रेणी में उच्च रेटिंग एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में मध्य रेटिंग में है। आपको मैंने रैंकिंग बता दिया है। अब ये संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि वैश्विक जलवायु जोखिम रिपोर्ट। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क एक्शन रिस्क इंडेक्स। ठीक है, जर्मन वॉच जो है जर्मन स्थापित एक NGO है। ठीक है, वो जारी करता है और सूचकांक यह सूचकांक इस तथ्य का विश्लेषण करता है कि मौसम संबंधित क्षति जो हुई है उसकी घटना, जैसे कि चक्रवात, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभावों से विभिन्न देशों की किस सीमा तक क्षति हुई है। वर्ष 2019 में भारत चरम मौसम की घटना से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला 7वां देश था। ठीक है, मोजाम्बिक सर्वाधिक प्रभावित था और घटनाओं के कारण 2019 में भारत में मृत्यु की अत्यधिक संख्या 2267 और सर्वाधिक आर्थिक हानि 68,812 मिलियन डॉलर दर्ज की गई है। अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़ से 1800 लोगों की मृत्यु हुई। इसके कारण 1.8 मिलियन लोग विस्थापित हुए। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। आज मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। वैसे ही इसका थोड़ा वीडियो बड़ा है, मतलब वीडियो बड़ा नहीं है, कंटेंट ज़्यादा है,
तो मैं अच्छे से वीडियो को अच्छे से समझा के छोटे छोटे वीडियो अपलोड करती जाऊँगी। आप लोग वीडियो देखें और अगर पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आप लोगों को और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ आप लोगों को मतलब ज्वाइन करके बहुत कुछ मिलेगा एग्ज़ाम रिलेटेड, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर, विज़न आईएएस के नोट्स और अदर नोट्स, हिंदी इंग्लिश सारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।